एक अंतरिक्ष यान के अंदर एक मशीन अपने आप चालू होती है और एक सोए हुए इंसान को जगाने लगती है। कुछ ही पलों में एक स्लीपिंग यूनिट खुलती है और उसमें से रायलैंड बाहर आता है जो मेडिकल कोमा में था। जैसे ही वो उठता है, जहाज की एआई मैरी उससे कुछ सवाल पूछती है ताकि उसकी मानसिक स्थिति चेक कर सके, लेकिन रायलैंड को कुछ भी याद नहीं होता। उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी होती है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो टेबल से उतरकर रोबोटिक आर्म से खुद को छुड़ाता है और पूरे जहाज में भागते हुए किसी इंसान को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एक इंसान दिखता है, लेकिन उसे देखकर वो सन्न रह जाता है क्योंकि वो मर चुका होता है। अब रायलैंड और ज्यादा डर जाता है। वो जहाज में भटकते हुए समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। तभी वो एक खिड़की तक पहुंचता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वो अंतरिक्ष में है। उसे ये भी एहसास होता है कि वो मशीनों को पहचान पा रहा है, जिससे उसे लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है। अगले कमरे में उसे बड़े बड़े स्क्रीन दिखाई देते हैं जिनमें धरती के खूबसूरत नजारे चल रहे होते हैं। कपड़े बदलने के बाद मैरी उससे वीडियो डायरी रिकॉर्ड करने को कहती है, लेकिन रायलैंड कप्तान के बारे में पूछता है। तब मैरी बताती है कि पूरे क्रू में अब सिर्फ वही जिंदा बचा है। ये सुनकर रायलैंड टूट जाता है और धरती पर वापस जाने की बात करता है, लेकिन मैरी उस कमांड को पहचान ही नहीं पाती। एक स्क्रीन पर सूरज को देखकर रायलैंड को लगता है कि वो अभी भी सोलर सिस्टम में है, इसीलिए वो पृथ्वी पर मैसेज भेजना चाहता है। लेकिन मैरी बताती है कि उस मैसेज को पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है और जब मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे तारे के पास है और पृथ्वी से लगभग 113.8 साल दूर है। तभी उसके सिर में तेज दर्द होता है और कुछ पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था और आर्क लाइट मिशन की खबरें फॉलो करता था, जो पेट्रोवा लाइन नाम की एक अजीब घटना की जांच कर रहा था। फ्लैशबैक में रायलैंड एक मिडिल स्कूल टीचर होता है और अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि पेट्रोवा लाइन एक इंफ्रारेड लाइन है जो सूरज से वीनस तक जा रही है और धीरे धीरे सूरज की ऊर्जा कम कर रही है। अगर ये जारी रहा तो अगले 30 सालों में पृथ्वी ठंडी होकर जीवन खत्म हो सकता है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वैज्ञानिक इसका हल ढूंढ लेंगे। वर्तमान में लौटकर रायलैंड अकेलेपन से जूझते हुए अपनी दिनचर्या संभालने की कोशिश करता है। दाढ़ी बनाता है, खाना खाता है, शराब पीता है और अपने मरे हुए साथियों के कपड़ों से एक गुड़िया बनाकर उससे बात करता है ताकि खुद को अकेला महसूस ना हो। धीरे धीरे उसकी यादें और साफ होने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसकी मुलाकात एवा नाम की एक वैज्ञानिक से हुई थी जो पेट्रोवा मिशन की हेड थी। उसने रायलैंड का एक पेपर पढ़ा था जिसमें उसने दावा किया था कि जीवन के लिए पानी जरूरी नहीं है। हालांकि इसी पेपर की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन एवा बताती है कि असल वजह उसके व्यवहार की थी। वो उसे बताती है कि उन्होंने सूरज से जो सैंपल लिए हैं वो वहां की सतह पर टिक सकते हैं, जिससे उसकी थ्योरी सही साबित हो सकती है। ये सुनकर रायलैंड उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लैब में रायलैंड उन सैंपल्स पर टेस्ट करता है जहां दुनिया भर के बड़े नेता भी मौजूद होते हैं। शुरुआत में वो सैंपल्स बस हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन साबित नहीं होता कि वो जिंदा हैं। बाद में रायलैंड उन्हें हल्का करने में सफल होता है और तब पता चलता है कि वो छोटे छोटे एलियन सेल्स हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में एक सेल मर जाता है, लेकिन उसकी संरचना समझ में आ जाती है। आगे के टेस्ट से ये सामने आता है कि ये सेल्स ज्यादातर पानी से बने हैं, जिससे रायलैंड की थ्योरी गलत साबित हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। ये सेल्स जब मूव करते हैं तो इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं जो पेट्रोवा लाइन की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल्स सूरज की ऊर्जा को खा रहे हैं और उसी से खुद को बढ़ा रहे हैं। ईवा उसे घर जाने को कहती है, लेकिन अब रायलैंड पूरी तरह इस मिशन में शामिल हो चुका होता है। वो खुद रिसर्च जारी रखना चाहता है तो एवा उसे 3 सेल्स और देती है। रायलैंड ये समझने की कोशिश करता है कि ये सेल्स मरक्यूरी की बजाय वीनस पर ही क्यों गए। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो एक बड़ा बॉक्स बनाता है और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखता है जो वीनस जैसा इंफ्रारेड वातावरण बनाता है। जैसे ही वो लाइट चालू करता है, तीनों सेल्स उसी दिशा में चले जाते हैं, जिससे साबित होता है कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। ये सेल्स बॉक्स के अंदर आजाद घूम रहे होते हैं और अगर बाहर निकल गए तो किसी भी लाइट की तरफ भाग सकते हैं। रायलैंड तुरंत लैब को सील करवा देता है और खुद अंदर फंस जाता है। वो लाइट्स बंद करके बॉक्स खोलता है और कुछ देर बाद उन तीनों सेल्स को ढूंढ लेता है, लेकिन तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है।
अब वहाँ 4 सेल्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल्स सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खुद को बढ़ा सकते हैं और यही वजह थी कि वो वीनस की तरफ गए थे। रैंडल सभी सेल्स को वापस एक डिश में रखता है, लाइट्स ऑन होती हैं और वो तुरंत ईवा को कॉल करके अपनी इस बड़ी खोज के बारे में बताता है। इसके बाद मिलिट्री उसे एक जेट में ले जाती है, लेकिन तेज रफ्तार देखकर वो इतना घबरा जाता है कि उसे सोने की दवा लेनी पड़ती है। कुछ समय बाद जब रायलैंड जागता है तो खुद को एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर पाता है। जैसे ही वो जेट से उतरता है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो उल्टी कर देता है। तभी एवा उसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और नेताओं की टीम से मिलवाती है। हालांकि रायलैंड हर सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता, लेकिन टीम ये कंफर्म करती है कि उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट दोहराया और उन्हें भी वही नतीजे मिले। अब उस रहस्यमयी जीव का नाम रखा जाता है एस्ट्रोफेज। टीम फैसला करती है कि उन्हें इस एस्ट्रोफेज के करीब 20 लाख किलो 2 मिलियन किलो बनाने होंगे। ये सुनकर रायलैंड हैरान रह जाता है और पूछता है कि इतनी बड़ी मात्रा की जरूरत क्यों है। तब एवा उसे प्रोजेक्ट हेल मेरी का पूरा सच बताती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कई तारे धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन एक तारा ऐसा है जो इस बीमारी से बिल्कुल सुरक्षित है। टैटी, जो पृथ्वी से लगभग 11.9 लाइट ईयर दूर है। किसी को नहीं पता कि टैटी क्यों सुरक्षित है, इसलिए प्लान बनाया जाता है कि एक स्पेसक्राफ्ट वहां भेजा जाए जो इस रहस्य का पता लगाए। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और एस्ट्रोफेज ही वो इकलौता स्रोत है जो इतना शक्तिशाली फ्यूल बन सकता है अगर उसकी इतनी बड़ी मात्रा तैयार की जाए। रायलैंड चेतावनी देता है कि इतनी मात्रा में एस्ट्रोफेज पूरे कैलिफोर्निया को तबाह कर सकता है। ईवा बताती है कि इसी खतरे की वजह से ये सारा काम समुद्र के बीच एक जहाज पर किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और सच्चाई सामने आती है। ये मिशन वन वे ट्रिप है। जो लोग इस मिशन पर जाएंगे वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनके नतीजे छोटे छोटे प्रोब्स के जरिए पृथ्वी पर भेजे जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष यात्री वहीं अपनी जान दे देंगे। यात्रा के दौरान क्रू ज्यादातर समय कोमा में रहेगा और मिशन के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक वैज्ञानिक। सफलता की संभावना बहुत कम है, इसलिए इस मिशन का नाम रखा जाता है हेल मैरी। अब जब रायलैंड को अपनी सारी यादें वापस मिल जाती हैं तो वो खुद को इस मिशन के लिए तैयार करता है। वो अपने बाल काटता है, खुद को संभालता है और अपने मरे हुए साथियों के पास जाता है। वो उनके शरीर साफ करता है, उनकी जेबों में उनकी तस्वीरें रखता है और एक भावुक भाषण देता है। तुम सबने इंसानियत के लिए अपनी जान दी है, मैं वादा करता हूँ मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। आंसुओं के साथ वो उनके शरीर को अंतरिक्ष में भेज देता है। कुछ समय बाद मेरी उसे बताती है कि वो टैटी के पास पहुंच रहे हैं। इंजन बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही जहाज उसकी कक्षा में प्रवेश करता है गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। रायलैंड हवा में तैरने लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद खुद को संभाल लेता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे वहां भी पेट्रोवा लाइन दिखाई देती है, लेकिन तारा पूरी तरह सुरक्षित होता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे हिलाकर रख देती है। पास में एक और स्पेसशिप उड़ रहा होता है। घबराकर वो अपने जहाज को दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा जहाज उसका पीछा करता रहता है। जहां भी रायलैंड जाता है वो जहाज उसके पीछे पीछे आता है। कुछ देर बाद वो जहाज उसकी तरफ एक अजीब सा ऑब्जेक्ट भेजता है। रायलैंड डर जाता है और सोचता है कि यह कोई बम हो सकता है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है। ऑब्जेक्ट उसके जहाजों से टकराकर दूर चला जाता है। फिर वही जहाज एक और ऑब्जेक्ट भेजता है। इस बार धीरे धीरे अब रायलैंड फैसला करता है कि वो स्पेस वॉक करके इसे खुद पकड़ेगा। स्पेस सूट पहनकर और जल्दी जल्दी निर्देश पढ़कर वो बाहर निकलता है। काफी मुश्किलों के बाद वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है और वापस जहाज में आ जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। स्कैन करने पर पता चलता है कि वो जेनन गैस से बना है, जो उसके लिए पूरी तरह अनजान है। तभी उसे जहाज का सेंट्रीफ्यूज सिस्टम याद आता है। वो उसे चालू करता है और जहाज घूमने लगता है। कुछ ही सेकंड में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। अब वो दोबारा उस ऑब्जेक्ट को चेक करता है और इस बार उसे खोलने में सफल हो जाता है। अचानक मेरी चेतावनी देती है कमरे में कोई विदेशी मौजूद है। रायलैंड तुरंत उस ऑब्जेक्ट को एक ग्लव बॉक्स में डाल देता है। अंदर उसे एक अजीब सा गोला मिलता है जिस पर कुछ लाइनें बनी होती हैं। जब वो उसे खोलता है तो अंदर एक छोटा गोला निकलता है जिसमें कई रॉड्स लगी होती हैं।
अचानक वो गोला खुद से खड़ा हो जाता है। रायलैंड उसे स्पेस मैप से तुलना करता है और समझ जाता है कि ये एलियन उसे अपनी लोकेशन बता रहा है और वो जगह पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा दूर है। रैंडल भी जवाब में उस गोले में बदलाव करता है और पृथ्वी की लोकेशन दिखाकर उसे वापस भेज देता है। कुछ देर बाद एलियन फिर से एक नया ऑब्जेक्ट भेजता है जो इस बार एक टनल जैसा दिखता है। रायलैंड तुरंत समझ जाता है और अपना जहाज उसके पास ले जाता है। एलियन का जहाज दोनों को जोड़ देता है जिससे एक कनेक्टिंग टनल बन जाती है। अब रायलैंड स्पेस सूट पहनकर धीरे धीरे उस टनल से गुजरता है और दूसरे जहाज तक पहुंचता है। वह खिड़की से अंदर झांकता है लेकिन अचानक अंदर कुछ हिलता है और वो डरकर पीछे हट जाता है। खुद को संभालने के बाद जब वो दोबारा देखता है तो उसे एक एलियन का हाथ दिखाई देता है। एलियन छोटे छोटे मॉडल दिखाता है रायलैंड का और उसके जहाज का और इशारों में उसे वापस जाने को कहता है। रायलैंड अपने जहाज में लौट आता है। तभी एलियन उसका जहाज घुमाता है ताकि दोनों जहाजों में एक जैसी ग्रेविटी हो जाए। फिर टनल दोबारा जुड़ती है। इस बार जब रायलैंड दरवाजा खोलता है तो उसे तेज प्रेशर महसूस होता है लेकिन अब टनल में भी ग्रेविटी होती है। वो लाइट्स लगाते हुए आगे बढ़ता है और खिड़की तक पहुंचकर नूडल्स से बना हुआ जहाज का मॉडल दिखाता है। इस बार एलियन पास आता है और रायलैंड देखता है कि वो किसी चलती फिरती चट्टान जैसा दिखता है। जैसे ही रायलैंड हाई कहता है एलियन एक डरावनी आवाज निकालता है जिससे रायलैंड घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए टूल उठा लेता है। एलियन भी डरकर पीछे हट जाता है। रायलैंड तुरंत माफी मांगता है। इसके बाद जब भी रायलैंड कोई हरकत करता है एलियन उसकी नकल करने लगता है। धीरे धीरे दोनों अजीब हरकतें करते हुए एक दूसरे को समझने लगते हैं और ये डर भरी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है। कुछ देर बाद एलियन खिड़की पर उंगली से टप टप करता है तो रायलैंड भी वैसा ही करता है। फिर उसे एहसास होता है कि एलियन उसके पीछे इशारा कर रहा है क्योंकि उसने एक और मैसेज छोड़ा है। रायलैंड उसे खोलता है तो अंदर एक अजीब सा कॉलर मिलता है। एलियन इशारों से बार बार कहता है कि वो अपना हेलमेट उतार दे लेकिन रायलैंड मना कर देता है। इसी बीच टनल की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं तो उसे वापस लौटना पड़ता है लेकिन जाते जाते रायलैंड को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। वो कॉलर 2 गोल रिंग्स से बना है और हर रिंग में 8-8 हिस्से हैं जो ऑक्सीजन का संकेत देते हैं। इसका मतलब था कि टनल में सांस लेने लायक हवा मौजूद है। शुरुआत में यह बहुत जोखिम भरा लगता है लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर रायलैंड अपना हेलमेट उतार देता है और हैरानी की बात वो आराम से सांस ले सकता है। अपने जहाज पर वापस आकर रायलैंड पहले मिले मैसेज का अध्ययन करता है और समझता है कि वो पेट्रोवा लाइन ही थी, यानी ये एलियन भी उसी रहस्यमयी समस्या पर काम कर रहा है क्योंकि उसके ग्रह का सूरज भी मर रहा है। अब रायलैंड दोबारा टनल में जाता है और एलियन से इशारों में कहता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से बात करने का तरीका ढूंढना होगा। रायलैंड सोचता है कि गणित एक यूनिवर्सल भाषा हो सकती है इसलिए वो एक मेजरिंग टेप दिखाता है लेकिन एलियन उसे सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो घड़ी दिखाता है लेकिन उससे भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तभी रायलैंड को एहसास होता है कि एलियन के जहाज में अंधेरा है और उस प्राणी का कोई स्पष्ट चेहरा भी नहीं दिखता। वो अंदाजा लगाता है कि एलियन अंधा है और आवाज की गूंज यानी इकोलोकेशन से चीजों को समझता है। वो एलियन का नाम रॉकी रखता है। फिर वो अपने जहाज पर जाकर घड़ी को मॉडिफाई करता है ताकि उसके नंबर उभरे हुए हों और छूकर महसूस किए जा सकें। जब वो इसे रॉकी को दिखाता है तो वो पहली बार उन नंबरों को देख पाता है और खुशी में छोटा सा डांस करने लगता है। रायलैंड उसे थम्स अप सिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वो सिर्फ थम्स डाउन जैसा इशारा ही कर पाता है। अचानक रॉकी कहीं चला जाता है और कुछ देर बाद एक नया ऑब्जेक्ट लेकर लौटता है। उस ऑब्जेक्ट के हिस्सों पर अलग अलग चिन्ह बने होते हैं और वो घूमते रहते हैं। रायलैंड समझ जाता है कि ये भी एक तरह की घड़ी है, यानी अब दोनों एक दूसरे की भाषा सीखने और समझने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा चुके हैं। कुछ देर बाद रायलैंड लैपटॉप और माइक्रोफोन लेकर आता है। वो हर नंबर की तरफ इशारा करता है और रॉकी उसके नाम बोलता है। रायलैंड उन सबको रिकॉर्ड करता जाता है। घंटों तक वो अलग अलग चीजें दिखाता है और रॉकी के जवाब रिकॉर्ड करता है ताकि एक ट्रांसलेटर बना सके और इस एलियन भाषा को समझ पाए। साथ ही वो अपनी सारी रिसर्च भी रिकॉर्ड करता रहता है ताकि बाद में उसे पृथ्वी पर भेज सके। रॉकी जिस मटेरियल से चीजें बनाता है वो बिल्कुल नया होता है, इसलिए रायलैंड उसका नाम जेनोनाइट रखता है। एक दिन रायलैंड रॉकी को एस्ट्रोफेज दिखाता है। रॉकी उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है ये बहुत बुरा है,
इससे साफ हो जाता है कि दोनों एक ही मिशन पर हैं। रॉकी खुश होकर बताता है कि अब वो अकेला नहीं है, उसकी भी एक टीम थी, लेकिन वो सब मर चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे रायलैंड के साथ हुआ। अब दोनों तय करते हैं कि वो मिलकर सितारों को बचाएंगे। रायलैंड उसे फिस्ट बम्प करना सिखाता है और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। मॉडल्स और ट्रांसलेटर की मदद से रायलैंड अपना सारा डेटा रॉकी के साथ शेयर करता है। वो अपने सॉफ्टवेयर में अलग अलग आवाजें ट्राई करता है और एक ऐसी आवाज चुनता है जो रॉकी को समझ में आती है। जब रायलैंड सोने के लिए टनल से वापस जाता है तो रॉकी गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि स्लीप का मतलब मृत्यु होता है। तब रायलैंड उसे समझाता है कि सोना क्या होता है। रॉकी भी अपनी दुनिया के बारे में बताता है कि वहां सब लोग साथ में सोते हैं सुरक्षा के लिए। धीरे धीरे रॉकी चाहता है कि वो भी रायलैंड के साथ सोए। पहले रायलैंड हिचकिचाता है, लेकिन जब रॉकी बताता है कि उसने अपने साथियों को सोते देखा था और वो कभी नहीं जागे, तो वो मान जाता है। रायलैंड एक बिस्तर बनाता है और दोनों खिड़की के पास साथ सो जाते हैं। एक फ्लैशबैक में रायलैंड को याद आता है कि एवा ने उसे उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों से मिलवाया था जो इस मिशन पर जाने वाले थे। वो उससे कहते हैं कि मिशन खत्म होने के बाद उन्हें खुद को खत्म करने का तरीका चाहिए, क्योंकि भूख से मरना बहुत दर्दनाक होगा। रायलैंड उन्हें एस्ट्रोफेज की ताकत दिखाता है जो कुछ ही सेकंड में भारी धातु को पिघला सकता है। वर्तमान में वापस रायलैंड अपनी उलझी हुई यादों से जूझ रहा होता है। तभी वो एक आवाज सुनता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि रॉकी उसके जहाज में आ चुका है। रॉकी एक छोटे प्रेशर बबल को सूट की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जहाज में घूमता है, इंसानी तकनीक को देखकर हैरान होता है और रायलैंड को गंदगी के लिए डांटता भी है। रायलैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि दोनों को अपने अपने जहाज में काम करना चाहिए, लेकिन रॉकी नहीं मानता। वो कहता है कि उसे यहीं अपना कमरा चाहिए ताकि वो साथ में काम कर सकें। रायलैंड मजाक में शिकायत करता है कि रॉकी बहुत बॉसी है और उसका खाना देखना भी अजीब है। रॉकी दीवारों के पार देख सकता है और उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे रायलैंड की प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाती है। टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए रायलैंड को पता चलता है कि रॉकी की प्रजाति को रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो उसे समझाता है कि रेडिएशन ने उसके क्रू को मार दिया और वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि एस्ट्रोफेज ने उसे बचा लिया। अब दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें एस्ट्रोफेज के और सैंपल चाहिए। रायलैंड जहाजों को अलग करता है और अपने जहाज को पास के एक ग्रह की तरफ ले जाता है। ये यात्रा करीब 11 दिन की होती है। इस दौरान वो रॉकी को पृथ्वी के वीडियो दिखाता है। रॉकी बताता है कि उसे अपने साथी की बहुत याद आती है जिसके साथ वो 186 साल तक रहा था। एक और फ्लैशबैक में रायलैंड अपने साथियों के साथ जहाज के बार में होता है, लेकिन वो असहज महसूस करता है और बाहर चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एवा से होती है। वो उससे कहता है कि ये अजीब है कि लोग इतने खुश हैं जबकि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। एवा समझाती है कि यही दोस्ती और साथ उन्हें इस सच्चाई का सामना करने की ताकत देता है। आखिरकार स्पेसशिप उस रंग बिरंगे ग्रह तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर रायलैंड हैरान रह जाता है। वो स्पेस वॉक करता है और एक मशीन से तेज रोशनी चालू करता है जिससे हजारों एस्ट्रोफेज उसकी तरफ खींचाते हैं और पूरा दृश्य एक चमकदार रोशनी में बदल जाता है। बेहद खूबसूरत। दोनों मिलकर उस ग्रह का नाम एड्रियन रखते हैं। जब वो सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं तो उन्हें एक अजीब बात पता चलती है, जितना एस्ट्रोफेज उस ग्रह पर आता है उतना ही वापस भी चला जाता है। ये समझ नहीं आता क्योंकि उसे यहाँ बढ़ना चाहिए था। आगे के टेस्ट में पता चलता है कि एस्ट्रोफेज के साथ कुछ बैक्टीरिया भी हैं, यानी इस ग्रह पर जीवन मौजूद है। रॉकी तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई ऐसा जीव है जो एस्ट्रोफेज को खा रहा है, जैसे कोई शिकारी। यही वजह है कि एस्ट्रोफेज इतना ताकतवर नहीं बन पाता कि किसी तारे को खत्म कर सके। अगर वो इन शिकारियों को पकड़कर अपने अपने ग्रहों पर ले जाए तो वो अपने सूरज को बचा सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये बैक्टीरिया बादलों में रहते हैं और वहां तक उनका जहाज नहीं पहुंच सकता। तब रॉकी एक प्लान बनाता है। वो एक लंबी चेन बनाएगा जिससे बादलों से सैंपल पकड़े जा सकें। रायलैंड इसे मछली पकड़ने जैसा समझता है। रैंडल को पायलटिंग का ज्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए वो बार बार प्रैक्टिस करता है। इसी दौरान रॉकी पृथ्वी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये लाइव प्रसारण है। जब रायलैंड उसे सच बताता है कि वो शायद वापस नहीं जा पाएगा तो रॉकी ये मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपना फ्यूल शेयर करेगा ताकि रायलैंड भी जिंदा वापस जा सके। ये सुनकर रायलैंड भावुक हो जाता है और अपने दोस्त को गले लगा लेता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां लैब में एस्ट्रोफेज पर काम करते समय
एक भयंकर विस्फोट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में गिर जाती है। वापस वर्तमान में रायलैंड बहुत सावधानी से अपने जहाज को उस ग्रह के पास ले जाता है और एक लंबी चेन नीचे भेजता है। प्रोब सैंपल इकट्ठा कर लेता है, लेकिन तभी जहाज का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। अचानक एक धातु का टुकड़ा टूटकर रायलैंड से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि प्रोब अभी भी नीचे लटक रहा है और खतरा लगातार बढ़ रहा है। रॉकी उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन रायलैंड हार नहीं मानता। वो अपनी जान जोखिम में डालकर कूदता है, प्रोब को पकड़ता है और किसी तरह वापस जहाज में पहुंच जाता है। इसके बाद जहाज तेजी से ग्रह से दूर भागने लगता है, लेकिन उसका ढांचा कमजोर होने लगता है और स्पेन अनकंट्रोल हो जाता है। रायलैंड समझ जाता है कि फ्यूल लीक हो रहा है, इसलिए वो 2 टैंकों को बाहर फेंक देता है। इससे जहाज स्थिर तो हो जाता है, लेकिन जोरदार झटके की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। तब रॉकी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्रेशर बबल से बाहर निकलता है, जहाज को कंट्रोल करता है और रायलैंड को मेडिकल बे तक ले जाता है। इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब रायलैंड होश में आता है तो उसे रॉकी के खून जैसे निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उसे राहत मिलती है कि रॉकी अभी भी जिंदा है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब रायलैंड उस बैक्टीरिया पर काम करना शुरू करता है जो एस्ट्रोफेज को खाता है। वो उसका नाम टोमोइबा रखता है और उसे इस तरह बदलता है कि वो वेनस जैसे वातावरण में भी जिंदा रह सके। कई दिन बीत जाते हैं और रॉकी होश में नहीं आता, लेकिन रायलैंड उसके पास बैठकर उससे बात करता रहता है। आखिरकार एक दिन रॉकी जाग जाता है और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। अब उनके पास अपने अपने ग्रहों को बचाने का समाधान होता है और वो इस खुशी का जश्न मनाते हैं। रॉकी उसे अपनी दुनिया के बारे में दिखाता है और इसी दौरान रायलैंड को याद आता है कि उसे इस मिशन पर जबरदस्ती भेजा गया था। कुछ समय बाद दोनों अपने जहाजों को ठीक कर लेते हैं और विदा लेने का समय आ जाता है। दोनों एक भावुक अलविदा कहते हैं और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रायलैंड को पता चलता है कि टोमोइबा कंटेनर से बाहर निकल चुका है और रॉकी का जहाज जेनोनाइट से बना है जिसे ये बैक्टीरिया खा सकता है। इसका मतलब रॉकी बहुत बड़े खतरे में है। अब रायलैंड के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अर्थ को बचाए या अपने दोस्त रॉकी को। बिना देर किए वो अपने दोस्त को बचाने का फैसला करता है। वो सारा डेटा और बैक्टीरिया अर्थ की ओर भेज देता है और खुद रॉकी की तरफ लौट पड़ता है। कई दिनों बाद वो रॉकी के जहाज तक पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है और रॉकी उसे अंदर ले लेता है। समय बीतता है और कई साल बाद अर्थ पर वो डेटा पहुंच जाता है जिससे इंसानियत बच जाती है। दूसरी तरफ रॉकी का ग्रह भी सुरक्षित हो जाता है। रायलैंड वहीं रहने लगता है, एलियन भाषा सीख लेता है और छोटे छोटे एलियन बच्चों को पढ़ाने लगता है। जब उसे वापस अर्थ जाने का मौका मिलता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि अब उसे अपना असली घर मिल चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।